वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस की जो न्यू बुक है क्यूरियोसिटी बुक, उसका चैप्टर नंबर 5 है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। पहले दिया गया मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर मतलब जो हमारी मसल्स में है, इसका मतलब ये है ये वाला। अ चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, एक बच्चा अगर अपने स्कूल बैग को उठा रहा है तो वो किससे उठा रहा है? अपने मसल से फोर्स लगा रहा है। सेकंड है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो मैग्नेट किस में होती है? जो कंपास होती है उसकी जो नीडल होती है उसमें मैग्नेट लगी होती है। चिल्ड्रन आपको मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी पता होगी, मैग्नेट को अगर हम रेस्ट पोजीशन में हैंग करेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ रुकती है। तो अ कंपास नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ, आपने कंपास देखी होगी। अब बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? नंबर 3 ये वाला। अ क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट्स ओन जस्ट बिफोर टचिंग, आपने यहां से एक बॉल फेंकी, थोड़ी दूर गई और यहां पे आके वो रुक गई, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल रुक गई। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? अर्थ अपनी तरफ चीजों को पुल करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, एक ट्री से जो फ्रूट है वो गिर जाता है और जमीन पे आ जाता है, ये होगा आपका फोर्थ। और लास्ट बचा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपने खेल खेल में किया भी होगा, हम भी जब छोटे थे करते थे। आपने स्केल को रब किया होगा अपने बालों में, और जब छोटे छोटे जो पीस होते हैं पेपर के उनको पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका एग्जांपल है बलून रब्ड ऑन अ वुलन क्लोथ। अगर किसी वुलन क्लोथ पे बलून को रगड़ा जाए, रब किया जाए, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करने लगते हैं हेयर स्ट्रिंग्स को। तो इस तरह से हम कर देंगे। और डायरेक्ट अगर आपको आंसर देखने हो तो मस्कुलर फोर्स का चाइल्ड वाला, बैग उठाने वाला, मैग्नेटिक फोर्स का ये नीडल वाला, फ्रिक्शनल फोर्स का जो क्रिकेट बॉल स्टॉप हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है जो बलून रब्ड ऑन अ वुलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपको उसकी स्पीड चेंज करनी है तो उसके लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है भाई, आप क्रिकेट देखते होगे, अगर मैं सर रविंद्र जडेजा की बात करूं तो वो कम फोर्स से बॉल फेंकेंगे, इसलिए वो स्पिनर है, इसलिए उनकी बॉल धीरे जाती है। और वहीं अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बात करूं तो जो फोर्स लगा रहे हैं वो बॉल फेंकने में वो ज्यादा है, इसलिए बॉल ज्यादा स्पीड। आप जब साइकिल चलाते हो तो आप देखते हो, जब आप ज्यादा फोर्स लगा के पैडल मारते हो तो साइकिल तेज चलती है, कम फोर्स लगा के चलाते हो साइकिल चलती तो है तो धीरे चलती है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, टी। ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड इंक्रीजेस। ये कह रहा है फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल ग्राउंड पर चल रही है उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। अरे नहीं भैया, जो बॉल चल रही है वो थोड़े टाइम बाद रुक जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये तो गलत कह रहा है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये हो गया फॉल्स, एफ। देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। ये कह रहा है अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ठीक है, उनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं करता। बिल्कुल गलत है चिल्ड्रन। पहले यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो दोनों एक दूसरे से रिपेल यानी दूर भागेंगे। अगर दोनों माइनस माइनस है तो भी रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे पास में। अब ये कह रहा है कोई भी फोर्स नहीं लगता अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स, भाई मान के चलो मैंने दोनों दो ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया, इस पे भी माइनस आ गया, इस पे भी माइनस आ गया, तो फोर्स लग रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको मतलब दूर ले जा रहा है। तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। अब क्वेश्चन देखिए, टू बलून्स रब्ड विद अ वुलन क्लोथ। दो बलून ले लिए और दोनों को आपने रब कर दिया, यानी कि जो चार्ज इस वाले बलून पे आया वो इस पे आया, क्योंकि दोनों को रब किया गया है। और जब उनको पास में ले जाया जाता है, व्हाट वुड हैपन एंड व्हाई। चिल्ड्रन देखो, जब हमने रब किया तो इस वाले बलून पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया और इस वाले बलून पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो चार्ज है, देखो अभी हमने पढ़ा था, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट पे सेम चार्ज आ जाए, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो वो रिपेल करेंगे। तो अब ये दोनों बलून एक दूसरे से दूर भागेंगे। आंसर लिख दीजिए, बोथ द बलून्स वुड रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब है एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक यहां तो एक यहां।
बिकॉज ऑन रबिंग बोथ अक्वायर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जब रब किया गया तो दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज आ गया। वी नो, हमें पता है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल। चिल्ड्रन एक छोटी सी बात आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सपोज एक बलून को हमने रब किया होता और एक बलून को हमने रब नहीं किया होता, उस केस में क्या होता? उस केस में एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता, एक पे कोई चार्ज नहीं होता। उस केस में दोनों बलून आपस में अट्रैक्ट करते, क्योंकि एक पे नेगेटिव है और एक पे पॉजिटिव है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। When you drop a coin in glass of water it sinks, ये कह रहा है जब आप पानी में एक सिक्का डालते हो तो वो डूब जाता है। बट वेन यू प्लेस अ बिगर वुडन ब्लॉक इन वाटर, जब आप बड़ी सा लकड़ी का टुकड़ा पानी में रखते हो तो वो तैरता है, क्यों? तो चिल्ड्रन इसका एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, डेंसिटी। डेंसिटी आपने पढ़ लिया होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम पानी में डाल रहे हैं, अगर पानी से ज्यादा डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, कितना भी छोटा हो या कितना बड़ा हो, वो हमेशा डूब जाएगा, सिंक करेगा। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट पानी में डाला, अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो वो तैरेगा, यानी कि जो भी हल्की चीज होगी वो पानी में तैरेगी, काम खत्म। तो आंसर कैसे लिखेंगे? A coin sinks in water because its density is greater than of water. कॉइन इसलिए पानी में डूब जाता है क्योंकि जो इसकी डेंसिटी होती है पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है। वुडन ब्लॉक फ्लोट्स, वुडन का जो ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा, इसलिए तैरता है बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस, इसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है। नेक्स्ट, if a ball is thrown upwards it slows down, stops momentarily and then falls back. इस क्वेश्चन को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। समझो, यहां पे आप खड़े हो, आपने एक बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, यहां तक बॉल गई, ठीक है जी। तो सबसे पहले बॉल कहां गई? पहले बॉल गई ऊपर की तरफ, ठीक है जी। और फिर ये धीरे धीरे यहां तक जाती है और फिर वापस से नीचे आ जाती है। नेम द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉल एंड स्पेसिफाई देयर। अब आपको बताना है बॉल पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। जब इसको ऊपर फेंका गया तब इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? दो फोर्स काम कर रहे हैं। पहला तो हमारा फोर्स जिससे हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका, भाई अपने आप थोड़ी बॉल गई है ऊपर, हमने फेंका है ना। और दूसरा, जैसे ही बॉल ऊपर गई उस पर ग्रेविटी काम करने लग गई। मतलब तो पहले में क्या लिख देंगे? अपवर्ड मोशन में दो फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं। अप्लाइड फोर्स हो रहा है एक तो अपवर्ड जिससे जो हमने फेंका, और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है। चलो जी, अब बात कर रहे हैं ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। जब बॉल नीचे आ रही है तब उस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? अब तो उस पर नीचे ऑलरेडी वो नीचे ही गिर रही है तो एक ही फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आंसर लिखेंगे ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड। और अब लास्ट में ये बात कर रहा है एट इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन। चिल्ड्रन आपने जितनी तेज फेंकी बॉल उतनी ऊपर तक जाएगी, मान के चलो यहां तक गई। अब इसके ऊपर तो जाएगी नहीं, अब तो ये कहां आएगी? अब तो सीधे नीचे आएगी। तो जब ये अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच गई, यानी कि जो अपवर्ड वाला फोर्स था वो खत्म हो गया, अब तो इस पे बस एक ही फोर्स काम करेगा कि अब तो बस इसे नीचे ही गिरना है। तो यानी यहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करेगा, जो अर्थ अपनी तरफ, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वो भी डाउनवर्ड। चिल्ड्रन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर आप हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस तो दे भी रहे हो और समझ में भी आ रहा है, तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। इसके अलावा आप हमारे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आप इंग्लिश बाबा चैनल पे देख लेना। सबसे अच्छे, सबसे छोटे हमारे आंसर आपको मिलेंगे पूरे यूट्यूब पे, चेक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट पी एंड मूव्स अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन एंड देन अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर। ये कह रहा है यहां से एक बॉल को छोड़ा जाता है पॉइंट पी से, पहले बॉल ऐसे लुढ़कती हुई और नीचे तक आती है, ठीक है। इट कम्स टू स्टॉप एट पॉइंट ए ऑन द हॉरि, और ये यहां पे आके रुक जाती है बॉल, कहां पे? पॉइंट ए पर आके, ठीक है। थिंक ऑफ अ वे so that when the ball is released from the same point P it stops before the point A। अब ये कह रहा है कुछ ऐसा तरीका बताओ कि बॉल को यहां से छोड़ा जाए लेकिन बॉल यहां तक ना आए, पहले ही आके रुक जाए। तो इसका मतलब ये है
कि हमें ये जो सरफेस है अगर हम इस पर फ्रिक्शन बढ़ा दें, यानी अगर मैं इस सरफेस को रफ कर दूं, चिल्ड्रन आपने देखा होगा जब आप रफ जगह साइकिल चलाते हो तो आपकी साइकिल धीरे चलने लगती है, क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। ठीक है, तो अगर मैं इस सरफेस को क्या कर दूं, रफ कर दूं या फ्रिक्शन बढ़ा दूं, तो बॉल ए पॉइंट से पहले ही रुक जाएगी। दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है आफ्टर क्रॉसिंग द पॉइंट ए, कुछ ऐसा तरीका बताओ कि ए पॉइंट से भी आगे निकल जाए। तो उस केस में हमको सरफेस को और ज्यादा चिकना बनाना होगा, सरफेस को और ज्यादा स्मूथ करना पड़ेगा। यानी कि पहले पोर्शन में जब बॉल को रोकना है ए पॉइंट से पहले, फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और जब एक पॉइंट को भी क्रॉस करवाना है तो फ्रिक्शन को घटाना यानी कम करना पड़ेगा। तो आंसर में बस लिख देंगे टू स्टॉप द बॉल बिफोर पॉइंट ए, पॉइंट ए से पहले रोकने के लिए वी विल हैव टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, हमको फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ेगा सरफेस को रफ बना के, बाय मेकिंग द सरफेस रफ। टू स्टॉप द बॉल आफ्टर पॉइंट ए वी विल हैव टू डिक्रीज, देखो जो आपने यहां लिखा बिल्कुल उसका उल्टा यहां लिख दो, यहां इंक्रीज किया यहां डिक्रीज किया। डिक्रीज द फ्रिक्शन बाय मेकिंग द सरफेस, यहां पे सरफेस को रफ बनाया और यहां पे सरफेस को क्या बना दिया आपने, स्मूथ। मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू वी समटाइम्स स्लिप ऑन स्मूथ सरफेस लाइक आइस और पॉलिश फ्लोर, एक्सप्लेन। चिल्ड्रन अगर आपने देखा हो कई बार आप फिसलन भरी जगहों पे कई बार गिर जाते हो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां फ्रिक्शन जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है। फ्रिक्शन के अगर कुछ नुकसान है तो फायदे भी हैं, फ्रिक्शन हमें चलने में, बिना गिरे चलने में हेल्प करता है। तो आंसर लिख देंगे वी समटाइम्स स्लिप ऑन स्मूथ सर्फेसेस लाइक आइस और पॉलिश फ्लोर, पूरा क्वेश्चन से बिकॉज दे ऑफर वेरी लेस फ्रिक्शन, क्योंकि वहां फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इसलिए कई बार हम गिर जाते हैं। इज एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जैसे एक कार चल रही है, वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर गई, अगले 1 घंटे में फिर से 5 किलोमीटर गई, अगले 1 घंटे में फिर से 5 किलोमीटर, तो ये मोशन कौन सा हो गया, यूनिफॉर्म, 5 5 5। लेकिन एक कार चल रही है, पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर गई, दूसरे 1 घंटे में 20 किलोमीटर गई, फिर 1 घंटे में 30 किलोमीटर गई, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्या कोई फोर्स अप्लाई होता है अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? अरे भैया बच्चा भी बता देगा, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, मोशन होने के लिए, किसी भी चीज को गति में आने के लिए, चलने के लिए भैया फोर्स की जरूरत तो लगेगी ही लगेगी, बिना फोर्स के कैसे मोशन आ जाएगा? तो आंसर कैसे लिखेंगे, यस, पूरा क्वेश्चन में अ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसके बाद लिख देना मोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट फोर्स, फोर्स के बिना तो मोशन पॉसिबल ही नहीं है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून बिकम्स 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, अगर किसी चीज का वेट मान के चलो अर्थ पे है 60, तो मून पे वो रह जाएगा 10, वेट की बात हो रही है। व्हाट कॉजेज दिस चेंज, ऐसा चेंज क्यों होता है? चिल्ड्रन अभी आपको पता है कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, जिसको हम ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन क्योंकि मून अर्थ से बहुत छोटा है तो मून पे ग्रेविटी तो है लेकिन वो बहुत कम है, वो कितनी है, केवल 1.62 है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है। इसीलिए कोई भी चीज हमें अगर उठाकर चलनी है मून पे तो वो हमें हल्की लगेगी मून पर, ठीक है, रेदर देन अर्थ। तो इसका आंसर क्या दिया हमने, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, पूरा क्वेश्चन बिकम्स 1/6 ऑफ इट्स वेट्स ऑन अर्थ बिकॉज ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। देख लो हमने यहां लिख दिया मून की ग्रेविटी केवल 1.62 है, जबकि अर्थ की ग्रेविटी 9.8 है, लगभग 6 गुने का अंतर है। इसीलिए किसी भी चीज का जो वेट है वो मून पे 1/6 हो जाता है, कम लगता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम 1/6, क्या मास भी कम हो जाएगा? मास क्या होता है, किसी भी चीज में जितना मैटर है, ठीक है, जितने पार्टिकल्स हैं वो उसका मास है। भाई 1 किलो चीनी मैं यहां से लेके गया, मान के चलो 1 किलो चीनी में मान के चलो 1 लाख पार्टिकल्स थे, ठीक है, तो क्या वो पार्टिकल्स ऊपर जाके कम हो जाएंगे, वो 1 लाख की जगह 100 रह जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मास चेंज नहीं होता, मास उतना ही रहता है जितना वो है। नो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर चेंजेस, चाहे जुपिटर पे ले जाओ, चाहे अर्थ पे ले जाओ, चाहे सैटर्न पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ।
अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। दी ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 ऑफ द सेम साइज एंड शेप बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तीन ऑब्जेक्ट हैं 1 2 3, इनका शेप और साइज तो सेम है लेकिन ये अलग अलग मटेरियल की है। अब एक को पानी में डाला, ये सबसे ज्यादा डूबा हुआ है, ये उससे कम डूबा हुआ है और ये सबसे कम डूबा हुआ है। ठीक है, अब आपको इस बेस पे ये बताना है इफ द वेट्स ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 आर W1 W2 W3, तो इसमें से सही बताओ। भाई जाहिर सी बात है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है पानी पे सबसे ज्यादा वेट डाल रहा है, तभी तो ये सबसे अंदर है। ये वाला उससे कम डाल रहा है, ये वाला तो सबसे ज्यादा है, ये वाला सही है। W1 सबसे ज्यादा लगा रहा है, W2 उससे कम वेट लगा रहा है और W3 सबसे कम वेट लगा रहा है। जितना ज्यादा वेट उतना ही पानी में डूबा हुआ है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? किलोमीटर, मीटर पर सेकंड या न्यूटन? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।